Assalamu alaikum. We are doing questions. We were doing questions on space physics in our last class, and this is the second class for that. I'm starting back from question number 3. Figure 3, table 3.1 lists some of the planets in the solar system and their average distances from the sun. Mercury, Earth और Jupiter इनके average distance हमें जो है वो दिए हुए हैं. Complete table 3.1 by writing in the names of the missing planets. वो जो आपके पास notes देखेंगे तो जो planets हैं उनकी जो list है solar system में वो आपको याद करनी है और उसी ऑर्डर में वो जो उन्होंने कहा था कि ऑर्डर में याद कर लो वो याद करके यहाँ पर उसको नेम करना है. नोट्स आप साथ रख लो. ठीक है, अब अगर नोट सामने है तो आप इसमें नाम फिल कराओ कि मरकरी के बाद जो है वो कौन सा होगा. जो ऑर्डर है उसको सामने रखो. हाँ, मरकरी के बाद वीनस आएगा. मैंने ग्रुप पर भी इसकी पिक्चर डाली है, आप दोबारा भी देख सकते हो. और चूंकि नया टॉपिक है ना तो नए टॉपिक में ये करना पड़ता है कि उसको रिपीटेडली याद करते रहो ताकि उसकी मेमोरी बन जाए. अब मैंने ग्रुप पर इसकी वो शीट डाली है तो अब आप उसको देख के बताओ कि अर्थ के बाद ऑर्डर में कौन आएगा. उसकी लिस्ट देखो. और अर्थ के बाद कौन आएगा? मार्स. वेरी गुड. ये चूंकि नया टॉपिक है ना तो इसकी बहुत अच्छी मेमोरी बनानी है. As the planets move around the sun, the distance between Earth and Jupiter changes. ये प्लैनेट्स जो हैं चूंकि इनके ऑर्बिट जो है वो गोल नहीं होते ना तो इसलिए उनके डिस्टेंस चेंज होते हैं और वो डिस्टेंस अर्थ और जुपिटर का स्पीड में भी फर्क है. यूज टेबल 3.1 टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर. अब ये बेसिकली एक प्योर मैथमेटिकल वर्क है. स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर. अर्थ और जुपिटर के बीच में आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. दोनों का डिस्टेंस देखो, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सूरज से दिया हुआ है आपको, तो जाहिर सी बात है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट भी हो सकते हैं. एक इस तरफ सूरज के, एक उस तरफ, और दोनों एक लाइन में भी हो सकते हैं. तो वो दो ऑप्शन बना के ना तो इसके ऐसे मॉडल बना लो ना कि बीच में सन है और इधर आप अर्थ को ले आओ और उधर जो है वो जुपिटर को ले आओ और इनकी जो सेपरेशन है वो दोनों में ऐड कर दो.
अर्थ और जुपिटर 1.5 और 7.8, 1.5 देखो ऐसे आएगा। दूसरा मॉडल क्या होगा कि सन इधर है, अर्थ इधर आ जाए और जुपिटर भी वही हो। अब उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको आप माइनस कर दो 7.8 और 1.5 को। ऐसे दो ऑप्शन ऐसे बनाओ और इनकी मुझे कैलकुलेशन कर दो। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं न्यूक्लियर, सॉरी वो उस पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं स्पेस फिजिक्स पर। और ये शीट हमने पिछली क्लास में शुरू की थी और पिछली क्लास में हमने इसको पूरा नहीं कर सके थे। ये सीआई के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। एक है 9.3, 9.3 कैसे आ गया, 6.3 तो अच्छा वो मैक्सिमम वाला है, ओके गुड। 9.3 10 पावर 8, दूसरा 6.3 10 पावर 8, राइट। A planet is in orbit around a distant star. As it passes in front of the star, it blocks some of the light of the star from reaching Earth. जैसे वो eclipse होता है ना, अब जैसे कल सुनने में आ रहा है, तो जो eclipse होता है उसमें भी यही होता है ना, एक दूसरे के बीच में आ जाती है, लाइट विजन ब्लॉक हो जाता है, लाइट ब्लॉक हो जाती है। Reducing the brightness of the star as seen from the sun. स्टार है, उसके सामने प्लैनेट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है। The figure shows an incomplete graph of how the brightness of the star varies with time as it's seen from the earth. ये जो बीच में उसने जगह छोड़ी है यहाँ पर स्टार की जो स्टार उसके सामने आ गया। अब ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो।
नहीं, वो एकदम ड्रॉप होगा ना, जब उसके सामने आ जाएगा तो वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, जैसे एक्लिप्स लगता है ना, अगर ये हुआ कल तो आप देखिएगा एकदम अंधेरा सा हो जाता है। इसको पहले रिड्यूस कर लो, हल्की सी स्लोप बना लो। ये बिल्कुल उसकी लाइन में आना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इसको बिल्कुल उसके सामने नहीं ला पा रहा। मतलब वो जो पहले वाली लाइन है ना, उसके बिल्कुल लाइन में आ जाना चाहिए। हाँ सही है, लेकिन इसमें ग्रेडियंट तो इस तरह जैसे तुम कह रहे हो, इसमें शुरू में तो वो ड्रॉप करेगा और आखिर में वही आ जाएगा। Describe how the completed figure should be changed to show a larger planet passing at the same distance in front of the same star. बड़ा प्लेनेट होगा तो ज्यादा लाइट ब्लॉक करेगा। जो बड़े प्लेनेट का एक्लिप्स लगेगा, एक तो वो लगेगा थोड़ा ज्यादा टाइम में, जाहिर है कि वो बड़ा प्लेनेट है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। जैसे इक्लिप्स की एनिमेशंस होती हैं, वीडियो होती हैं, आप देखेंगे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट को ब्लॉक करता है। जो बड़ा प्लेनेट होगा वो लाइट को आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करेगा, और दूसरा वो ज्यादा ब्लॉक करेगा। तो ये जो सेक्शन है ना हमारा, ये वाला देखो, ये जो ये वाला सेक्शन है, ये थोड़ा और नीचे जाएगा। ये वाला सेक्शन थोड़ा और नीचे जाएगा और ज्यादा देर में बनेगा, तो स्लोप्स कम हो जाएंगी, तो वही लाइन जरा नीचे जाएगी ज्यादा, और बड़े एक्लिप्स में ज्यादा टाइम लगता है और वो ज्यादा ब्लॉक करता है। Suggests how an astronomer uses the changes in the brightness of the star to measure the orbital period of the planet राउंड द स्टार। क्योंकि ये उसको डेटा मिल जाएगा ना, ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है उससे उसका टाइम पीरियड निकल आ सकता है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। अब बेसिकली पूरा ऑर्बिट तो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप रेशो लगाते हैं ना, कि अगर इतना एंगल उसने 5 मिनट में कवर किया है, तो 360 डिग्री जो कि पूरा साइकिल बनता है, वो कितनी देर में कवर करेगा। ये वो आइडिया है जिस पर आप इसको डेवलप कर सकते हो। अब जैसे ये पोजीशन है T1, अब ये पोजीशन आज हुई, 2 साल के बाद या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद दोबारा ये पोजीशन आ गई, तो आपको साइकिल मिल गया ना। तो आपको उस साइकिल से पता चल जाएगा कि इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या है। आसान लफ्जों में अगर हम इसको ऐसी समझाने के लिए बोलें कि जो इक्लिप्स हो रहा है, वैसे इक्लिप्स ये नहीं है, ज़ाहिर इक्लिप्स में तो एक प्लैनेट और दूसरा प्लैनेट, या एक स्टार और दूसरा प्लैनेट इस तरह बीच में आते हैं। लेकिन समझाने के लिए सपोज करो कि ये इस तरह शेयर हो रहा है, तो कितने अरसे के बाद दोबारा ये इक्लिप्स करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका पीरियड कितना है।
When astronomers look at distant galaxies, they find that the frequency of the light from the galaxy is shifted towards the red end of the spectrum. Apart from visible light, say two types of EM waves that contain most of the energy by a stable star. मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था ना कि स्टार्स जो रोशनी या जो एनर्जी इमिट करते हैं उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसमें जाहिर है कि एक्सरेज वगैरह तो नहीं होती, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है अल्ट्रावायलेट का और दूसरा होता है इंफ्रारेड का। हाँ बिल्कुल सही है सर। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि हम लोग ऐसे लिखते हैं VIBGYOR, विब गायब। अब ये जो आर है ना इसको कहते हैं रेड एंड, और जब आप ऐसे जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करती है। तो रेड एंड क्या होता है, जहां पर वेवलेंथ कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। The speed of recession of a galaxy is the speed at which the galaxy is moving away from the Earth. Astronomers use redshift to measure the speed of recession. Astronomers can also measure the distance of the galaxy from the Earth. Such large distances are measured in light years. T is equal to D upon speed of recession. The figure shows their estimates for 4 different galaxies. What is meant by a galaxy? ये कह रहे हैं, ये बताओ गैलेक्सी क्या होता है। अब हम कुछ टर्म सुनते हैं ना, एक गैलेक्सी, देखो एक सोलर सिस्टम है, एक गैलेक्सी है, एक यूनिवर्स है, एक कॉस्मोस का लफ्ज भी बोला जाता है। गैलेक्सी बेसिकली स्टार्स की कलेक्शन होती है। सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। जो गैलेक्सी होती है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। State what is meant by a galaxy. It is a collection of many stars. Show that 1 light year is equal to this much meter. अब वो आपको क्या करना है कि आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू अब लाइट ईयर क्या होता है, ये वो टाइम है, लाइट ईयर क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें रोशनी, अगर रोशनी 1 साल तक ट्रेवल करे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो यहां पर हमें लाइट ईयर की वो याद रखना पड़ेगा कि लाइट ईयर की डेरिवेशन क्या थी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमें ये देखो यहाँ पर हमें ये इक्वल करना है कि लाइट ईयर, हमें वो डिस्टेंस शो करना है। तो लाइट ईयर को हम टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइट ईयर वो टाइम है जिसमें रोशनी अगर ट्रेवल करे, लाइट ईयर इज द टाइम इन विच इफ द लाइट ट्रेवल्स फॉर 1 ईयर, सो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, वो उसका लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर को कन्वर्ट कर लो, लाइट ट्रेवल करती है 3.8 सॉरी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप उसको कन्वर्ट कर लो
ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पे लाइट का ये डिस्टेंस है, तो अब तुम इसको 1 ईयर पे ले जाओ, में कितना होगा, इस रेशो से कर लो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो। अच्छा, ईयर का मतलब क्या होगा, अगर हम ईयर को कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन है। हाँ, तो फिर इसको ना उसमें डाल दो या रेशो में डाल दो, 313 536। इस वैल्यू को आप यहां ले आओ और फिर रेशियो लगा के मुझे एक्स निकाल दो। 9.4 इंटू 10⁻15। अच्छा, 46। हाँ, राउंड करके फिर ये नंबर आ जाएगा। Describe the relation between the speed of recession of a galaxy and its distance from the Earth. अब आप इसमें एग्जामिनर को क्या बोलोगे कि आपके पास जो डेटा है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड ऑफ रिसेशन भी बढ़ रही है। ये जो डेटा है इससे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं लग रहा। प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये तो सही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है। प्रोपोर्शनल है क्या? प्रोपोर्शनल करीब हो सकता है या किसी रेशो में शायद हो। जब आप लोग इंशाल्लाह ए लेवल में आओगे तो आप पढ़ोगे हबल्स लॉ, वो भी इसी पर बेस करता है कि जितना जितना दूर होते जाएंगे आप, उतनी स्पीड ऑफ रिसेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन अब इसको चेक करके देख लो कि क्या रेशो सेम आ रही है।
कैसे चेक करते हैं कि तुम पहले इन दोनों को डिवाइड करो और इन दोनों को डिवाइड करो। देखो रेशो सेम आती है, मैं तुम्हें डिवाइड करके बताता हूं कि तुम क्या करो कि 1 इंटू 10⁻8 अपॉन 4.9 10⁻7 ये डिवाइड करो और 2400 और इन दोनों को डिवाइड करो। जरा इसकी रेशो बनाकर दो और फिर एक और पेयर बना लेते हैं। 3.2 10⁻8 3.2 10⁻8 अपॉन 1 इंटू 10⁻8 और 6700 अपॉन 2400। जरा मुझे इनकी कैलकुलेशन कर दो। इसको मैं कह देता हूं 1 और इसको कह देता हूं 2। पहला आप बता रहे हो, नहीं तो नंबर्स क्या आ रहे हैं जैन? वो तो ठीक है, मुझे भी लग रहा है प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन ये कि नंबर्स क्या आ रहे हैं, तो हमें नंबर्स हैं। हाँ तो फिर तो नंबर क्लोज है ना? फिर तो गलत जज हो रहा है। देखो 2.04 एंड 2.181, अगर ये 2.04 है, 100% तो कभी नहीं आएगा। विद इन अ टॉलरेंस लेवल तो ये मैच कर रहा है। अच्छा तुमने चेंज कर दिया, 2 इज 3.2। हाँ फिर तो फर्क आ गया काफी, 2 जो है 3.2 है। अच्छा हाँ, अगर इतना फर्क है तो फिर तो हम नहीं कह सकते। फिर हम इतना ही लिख देते हैं कि जैसे जैसे, फिर हम लिख देते हैं कि ये चीज लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। Explain how the values of t provides evidence for the Big Bang theory of the origin of the universe। Big Bang theory क्या थी? Big Bang theory ये थी कि तमाम यूनिवर्स असल में सिंगल यूनिट था और वो वहां से फिर एक्सप्लोड हुआ, यानी इट वाज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ और फिर यूनिवर्स बनी और बनकर एक्सपेंड होना शुरू हो गई और आज तक एक्सपेंड हो रही है। यानी कॉन्सेप्ट ये था कि यूनिवर्स एक पॉइंट पर एक सिंगल यूनिट था, नेबुला, और ये यहां से एक्सप्लोड हुआ। तो अब हम ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज ऑफ टी हैं, इनसे कैसे पता कर सकते हैं? टी बिलियंस ऑफ ईयर। अब ये नंबर तकरीबन सेम आ रहा है, 13 के करीब आ रहा है। जो टाइम निकल रहा है ना, टाइम बेसिकली जो टी निकल रहा है, जो रेशियो है जो हमने ऊपर फॉर्मूला से निकाला है कि वो कितने अरसे से हमसे दूर जा रही है, हमसे दूर हटते हुए उनको कितना अरसा हुआ है। तो इससे जो नंबर आ रहा है वो 13 है। इसी से वो मशहूर कॉन्सेप्ट बना है ना कि यूनिवर्स 13 से 14 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बनी थी। यूनिवर्स को बने हुए 13-14 बिलियंस ऑफ ईयर हो चुके हैं और ये आज भी एक्सपेंड हो रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं। तो 13 to 14 ये बेसिकली एक एज ऑफ द यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है।
The sun produces energy from nuclei of hydrogen. Hydrogen nuclei are positively charged. ये वो मशहूर कॉन्सेप्ट है जो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था, H21 प्लस H21 रख सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल, तो ये बनेगा He42। इसको कहते हैं फ्यूजन। बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस दिस एनर्जी। आप एग्जामिनर को बताओगे न्यूक्लियर फ्यूजन, आप उसको बताओगे कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इसकी बैकएंड पर वो फ्यूजन है, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्क्राइब करो। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आप इसमें फ्यूज हो जाते हैं और उनके फ्यूज होने से एनर्जी रिलीज होती है। एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसेस नीड्स अ हाई टेम्परेचर टू अकर। वो इसलिए कि जब आप न्यूक्लियाई को फ्यूज करने जाओगे तो न्यूक्लियाई बाय नेचर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप चाहते हो कि ये जुड़ जाएं, तो ये तो करीब नहीं आना चाहते। सो इन ऑर्डर टू पुश देम close together while they are repelling, we need additional energy, high temperature. Some stars are initially much more massive than the sun. Describe the life cycle of such a star after it has passed through the stage of being a protostar. मैंने कल वाली क्लास में भी आपको ग्रुप पे कुछ चीजें पोस्ट की थी। चूंकि ये नया टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। जैसे ये टॉपिक है, डाइफ्रैक्शन का टॉपिक है, मोमेंटम का टॉपिक है, मैंने ग्रुप पर उसकी डिटेल्स पोस्ट की हैं, जरूर देखें। अब ये मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, आपको बताया था कि इसका एक प्रोसेस है, मैंने वो ग्रुप पे आप दोबारा देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि लाइफ साइकिल क्या है जब वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के प्रोटोस्टार बनेगा। आप चाहो तो देख के भी बता सकते हो। जब स्टार बन जाता है तो वो मेन सीक्वेंस स्टार होता है और फिर वो एक्सपेंड करके एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने से रेड जायंट बन जाता है। वैसे सही वर्ड सुपर जायंट है, सॉरी। वो कुछ बहुत बड़े बनते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ उतने बड़े नहीं बनते। तो जब ये एक्सपेंड करता है तो ये बनता है रेड सुपर जायंट। फिर वो अपनी आउटर लेयर्स ना थ्रो करता है, आउटर लेयर्स डिसलॉज कर देता है और उस वक्त हम उसको कहते हैं, ये तो मेरे साथ साथ कॉपी करो ताकि तुम्हें याद हो जाए। वो अपनी आउटर लेयर्स को थ्रो कर देता है। सुपरनोवा बनने के बाद दो ऑप्शन है, या तो वो एक बहुत ह्यूज किस्म का न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो बन जाएगा ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़े होते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अभी भी। ब्लैक होल तो काफी अरसे से मशहूर है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार जो है वो थोड़ा, न्यूट्रॉन स्टार अभी हमारे लिए ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। तो ये ब्लैक होल है और न्यूट्रॉन स्टार है। अब ये तुम लोग अपने पास कॉपी करो, जैसे मैंने बनाया ना, इसको पूरा कॉपी करो इसी तरह।
मैं ये फाइल इंशाल्लाह ग्रुप पे पोस्ट करता हूं और आप इसको दोबारा जरूर करिएगा। ये सीआई के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। Although the early universe contained only light elements such as hydrogen, it now contains a number of many heavy elements. शुरू में सिर्फ छोटे एलिमेंट्स थे, फिर वो फ्यूजन होता गया, जुड़ते गए, बड़े एलिमेंट्स बनते गए। अब ये सवाल बहुत 2-3 मरतबा इसने खुद रिपीट किया है। इसका मतलब 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक तो ऑर्बिटल स्पीड और दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। Although the early universe contain only light elements such as hydrogen, जाहिर है जब आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो हाइड्रोजन से हीलियम तो यही बन गया। अब आप अगर हीलियम को जोड़ें उससे बड़े एलिमेंट्स बन जाएंगे, इनको बड़ा करते जाएं और वो एलिमेंट्स बनते जाएंगे। अब ये मेमोरी है कि ये हैवी एलिमेंट्स जब किस स्टेज पर नजर आते हैं, जब ये स्टार पहुंचता है सुपरनोवा पे। तो हमने स्पेस फिजिक्स के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट कर लिए। हम लोग इस तरह छोटी छोटी क्लासेस रेगुलर रखते रहेंगे। अभी हो सकता है कल ईद हो जाए, हो सकता है कल ना हो, परसों हो, ज्यादा चांस परसों का है। तो अगर कल ईद नहीं होती तो फिर हम कल भी एक क्लास रखेंगे। इस वक्त मेन पर्पस ये है कि जो पहले मेरा मेन टारगेट ये है कि जो नए टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया जाए। आपके पास रिटन नोट्स भी हैं, मैंने डिजिटल नोट्स भी शेयर किए हुए हैं। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक तो आपके रेगुलर टॉपिक्स हैं जो शुरू से आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो नए टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग अलग करके कर रहा हूं। जैसे मैंने स्पेस फिजिक्स पहले रखा है, फिर मेरा प्लान है कि मोमेंटम करा लिया जाए, डाइफ्रैक्शन करा लिया जाए, जो नए टॉपिक्स हैं जो मसला करेंगे। उसके साथ फिर पास पेपर भी आप लोग कर रहे हैं, उनकी क्यूरीज भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज द प्लान। हम अपना आज का काम इतना ही रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। देखो ये जो इंटरव्यूज हैं ये तो आएंगे। जो फिजिक्स है ना वो या साइंस जो होती है जहन, वो एक लिविंग सब्जेक्ट है। तो इवन आइंस्टाइन पे भी 1-2 इवन रिसेंटली कुछ वीडियोस इस तरह आई थी कि लोगों ने उसको भी चैलेंज किया। अब जो हबल टेलीस्कोप है उससे बड़ी टेलीस्कोप आ गई है ना, जो इन्होंने अभी जेम्स वाली भेजी है। अब वो जो डेटा दे रही है इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो डेटा दे रही है उसमें हमारे पुराने बहुत सारे कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इट्स अ ग्रोइंग सब्जेक्ट, लेकिन बहरहाल हम तो अपने मुल्क में खुश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये लोग डिस्कवर करने फिर बता दें हमें, तो खैर बहरहाल वो हबल या जो भी हो, एनीवेज, तो लेट देम डू, वी विल वेट व्हाट द फाइनल डिसीजन इज। सो एनीवेज, सो हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं और इसको फिर अगली क्लास में करते हैं।